एवरीवन, एक नए बिजनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस बिजनेस का नाम टेम्पो ग्लोबल है। दिस बिजनेस वाज रिकमेंडेड टू मी बाय वन ऑफ माय फ्रेंड। सो मैंने इसको थोड़ा चेकआउट किया और मुझे काफ़ी बिजनेस काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि क्या है ना, ये बिजनेस जो अभी एक जो भी इनका सेगमेंट है वो बेसिकली ट्रांजिशन कर रहे हैं कुछ सनराइज सेक्टर्स में। अब सनराइज सेक्टर्स में ये लोग अभी देखेंगे इंडिया में तो सोलर एंड डिफेंस काफी सनराइज सेक्टर है। तो इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है, मतलब बेसिकली पहले ये कंपनी करती क्या है, तो ये जो कंपनी है जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, अब उसमें भी जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हो गए, जो आपके नीच प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्लैंपर्स हो गए, आपको फास्टनर्स हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। तो और इनको काफी समय का अच्छा एक्सपर्टीज भी है इस बिजनेस में। और ये लोग एट द सेम टाइम अपनी ईपीसी सेगमेंट में भी है। और इनका एक और डिवीजन है बिजनेस का, जो कि इनका टेक्सटाइल डिवीजन है, जहाँ से वो लोग हाई क्वालिटी की यार्न्स और फैब्रिक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो ये तो हो गया बेसिकली इनके बिजनेस में, जो अभी अभी जिस तरह की बिजनेस इनकी चल रही थी। तो इस चीज के बारे में अभी हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है, तो हम लोग देखते हैं इसको आगे धीरे धीरे। सो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनका हुआ क्या। ये मिस्टर संजय पटेल जी है जो कंपनी के एमडी है। तो अगर इस क्वार्टर के बारे में आप लोग देखेंगे, तो अगर ये लोग देखेंगे तो अब जैसे इस क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू वगैरह है वो 93% पे जंप हुआ है। और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जो इनके एबिटा मार्जिन है और एज वेल एज जो पैट मार्जिन है, दोनों में ही बहुत अच्छा जंप दिख रहा है हमें। जिसके कारण जो इनका पैट लेवल पे है वो अराउंड 100% के भी ऊपर बढ़ा है। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज इनका, आप कुछ मेजर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं, वो एक मालदीव में अभी जो प्रोजेक्ट है, एक जेटी प्रोजेक्ट है। और इनका कुछ वाटर ट्रीटमेंट का भी प्रोजेक्ट है, जो कि आई थिंक कुछ वर्ल्ड बैंक के साथ इनका कोलेबोरेशन पे बनता है। सो ये तो जनरल चीजें हुई। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इनका ऑर्डर बुक्स वगैरह कैसा है, किस तरह से ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो सारी चीज देखते हैं हम लोग। सो अभी अगर आप लोग देखिए कि इस क्वार्टर में इनका तो रेवेन्यू, जैसे कि मैं बात किया कि 93% से बढ़ा है। आप इबेटा मार्जिन पे देखिए, क्वार्टर वन में इनका 11.4% आया है। जो कि अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे तो 6.5% था। जो कि ईयर ऑन ईयर कितना है, लगभग 4 to 5%, मतलब इवन अराउंड 5% के आसपास जंप है इबिटा मार्जिन पे। और ये इबिटा मार्जिन जो है इनका क्वार्टर फोर से भी ज्यादा है। ये क्या हमें बताता है, ये हमें बताता है कि जो इनका बिजनेस का डायरेक्शन है वो धीरे धीरे इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज जो ईयर ऑन ईयर है वो भी आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। इसका जो शार्प इम्पैक्ट अगर आपको दिखेगा, वो आपको इनके जो एबिटा के जो इंक्रीमेंट है वो देखिए आप, वो अराउंड 2.4 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, अब ये कैसे हो, ये क्या, इसका मेजर कारण क्या है। जैसे कि मैंने बोला ना कि जो इनके प्रोडक्ट सेगमेंट, ये लोग अभी धीरे धीरे, जैसे जैसे जनरली आपको पता होगा जो टेक्सटाइल बिजनेस वगैरह होते हैं वो लो मार्जिन बिजनेस होता है और सिक्लिकल इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे मार्जिन कम होते हैं। और जो इनका जो मेटल वाला डिवीजन है, जहाँ पे ये लोग मेटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहां पे ये लोग धीरे धीरे और सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स और हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स के आसपास ये लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी का इम्पैक्ट आपको इनके एबिटा मार्जिन वगैरह में दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको बस एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, आप इनका पैट मार्जिन का नंबर ध्यान रखिए, क्योंकि आगे जाके उसको यूज आएगा। पैट मार्जिन अगर अगर आप देखेंगे क्वार्टर वन में इनका अराउंड 7.7 के आसपास दिख रहा है हमें। जो कि अगर FY 25 में देखेंगे तो 6.9% था। वहां से भी वो जंप है। तो इसी कारण से जो इनका आपका ओवरऑल पैट भी जो इम्पैक्ट है, पैट इनका लगभग कितना बढ़ा है, पैट इनका बढ़ गया लगभग ढाई 2.55x हो गया है पैट। तो इसी कारण बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स पे ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। सो अगेन ये उसकी समरी दी हुई पिछले पिछले स्लाइड के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी सिमिलरली अगर आप देखेंगे FY 25 का भी ओवरऑल समरी जो हमने पिछले वाले स्लाइड में भी डिस्कस किया, तो कंपनी कंसिस्टेंटली पिछले कुछ सालों से इनका एबिटा और पैट लेवल्स दोनों पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है हमें। और एट द सेम टाइम जो टॉप लाइन भी है इनकी, वो भी काफी अच्छे से बढ़ रही है। सो अब इनका अगर आप जो रेवेन्यू सेगमेंट देखोगे, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी, जो टेक्सटाइल, अभी जैसे मैंने आपको बोला था ना, पैट मार्जिन इनका याद रखने के लिए अराउंड 7% के आसपास था, 7.2% था। तो वहां पे उसका जो एक मेजर संख्या है ना, उसका जो आपको दिखेगा जो पैट मार्जिन है, वो इतना कम आपको क्यों दिख रहा है। वो आपको कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो टेक्सटाइल सेगमेंट है वो अराउंड 61% अभी इनके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है। और जो टेक्सटाइल सेगमेंट का जो आपके बेटा मार्जिन होते हैं वो अराउंड 2% के आसपास होते हैं। और जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है उनके जो बेटा मार्जिन है वो अराउंड 15% के आसपास है। सो एक तो वो कारण हो गया। और अगर आप इसी में अगर आप जोग्राफिकल मिक्स देखोगे इस कंपनी का, तो आपको दिखेगा कि डोमेस्टिक जो इनका प्रोडक्ट्स है वो जनरली 90% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो इनके आपके एक्सपोर्ट सेगमेंट है वो 10% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट वाले डिवीजन पे कुछ कुछ चीजें बोलता हूँ। तो इनके जो प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे ना, ये जनरली आपके यूएसए, मिडिल ईस्ट हो गया, या फिर जैसे कि जो मालदीव्स वाला प्रोजेक्ट है, इन जगहों के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इसमें भी जो टेक्सटाइल का अगर आप देखेंगे ना, तो इस साल जो मतलब इस क्वार्टर में जो भी इनका सेगमेंट आया है वो टेक्सटाइल डिवीजन पूरा पूरे डोमेस्टिक मार्केट से ही आया है। अब एक्सपोर्ट में ये लोग और भी क्या कर रहे हैं अभी,
इसी पे यहीं पे थोड़ा सा एक्सपोर्ट के बारे में बात करूंगा। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे इनका जो डिफेंस वाले में ये लोग आगे जाएंगे ना अभी, तो वहां पे वो लोग जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, वहां पे जो सऊदी अरेबिया कंट्री है, वहां की एक एक टीम के साथ वहां पर उन्होंने पार्टनरशिप किया है। और उस तरह से वहां पे वो अपना इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एज वेल एज डिफेंस को भी मतलब उसको बढ़ाने के देखेंगे वहां पे उस तरह से। तो ये सेगमेंट है एक्सपोर्ट के बारे में। सो ये तो कुछ अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे इनका, तो लास्ट कुछ क्वार्टर से जो आपको रेवेन्यू पे नंबर आपको दिख रहा है, 60% के ऊपर इनका रेवेन्यू आगे की ओर बढ़ रहा है। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे एबिटा पे भी इनकी, तो 4.7 से अभी प्रेजेंटली जो इनका एबिटा मार्जिन है वो 12.3% आया है। और सिमिलरली पैट मार्जिन देखिए कैसे कैसे हो रहा है ये, अगर आप FY 22 के आसपास देखोगे तो ये अराउंड 2% के आसपास है, जो कि कॉरस्पॉन्ड करता है किससे, आपके टेक्सटाइल डिवीजन से। धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहे हैं, तो वहां पे मार्जिन और इनके बढ़ रहे हैं। अब इसी में अगर आप देखेंगे ना, कि जब आप वो डिफेंस प्रोडक्ट्स में जाओगे, और जो इवन सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट्स बनाएंगे ये लोग इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, जैसे क्लैम्प्स हो गया जो आपके ब्रिजेस वगैरह में, या फिर जो बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती है, जमीन के नीचे जो पाइपें लगती हैं उनको पकड़ के तो रखना पड़ेगा ना हमें, कोई चीज आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पे भी अगेन क्लैम्प्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब इस तरह के सोफिस्टिकेटेड फैब्रिकेशन वाली चीजें बनाएंगे, तो वहां पे मार्जिन इनको और अच्छे मिलते हैं। जैसे डिफेंस की बात करेंगे, तो इनको लगभग 25 से 27% के मार्जिन मिलने वाले हैं आगे जाके। तो उसमें मैं अलग से पूरा डिटेल में बात करूंगा अभी। तो अगेन हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रेजेंटली इनका देखिए आप, आपको दिखेगा जो डेब्ट टू इक्विटी का क्या दिख रहा है, 1.1 है, जो कि बहुत ही नॉर्मल आपको दिखेगा अभी प्रेजेंट इस टाइम पे। इस टाइम पे ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी ये लोग जस्ट एक ऑन द फेज ऑफ स्टार्टिंग ही है। अभी जो इनके नए डिविजन है, जो आपका आपका सोलर वाला है और आपका डिफेंस वाली है, वहां पे अभी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है। तो आप अच्छा, एक और चीज जैसे आप देखेंगे FY 24 से 25 में, आपको दिखेगा यहाँ पे आपकी जो डेप्ट टू इक्विटी है वो बढ़ गई है। ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि ये लोग अभी इक्विटी डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब डेप्ट उठा रहे हैं अपने अपने बेसिस में। और डेप्ट क्यों उठा रहे हैं, अभी जो डेप्ट उठाया जा रहा है वो पूरा का पूरा अभी सोलर जो इनका प्लांट लगना है, और जो EPC कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे सोलर वाले में, जो भी लगानी है इनको, अपनी प्लांट मशीनरी लेके आएंगे, लैंड खरीदेंगे, इन सभी चीजों में पैसा वहां पे जा रहा है। अब वर्किंग कैपिटल की मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ। इस बिजनेस को अगर आप देखोगे, सिंस एक छोटी कंपनी है, तो और जनरली जो इनके प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपके मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट से लिंक्ड होते हैं, जो ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वहां पे जनरली अगर आप देखेंगे ना, तो जो पैसे आने में हमें जो रिसीवेबल्स होते हैं, वो हमें टाइम लगता है, जिसके कारण जो वर्किंग कैपिटल होता है वो स्ट्रेस दिखेगा। और दूसरा, इनका अभी जितना भी पैसा है वो पूरा बिजनेस को आगे एक्सपांड करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो इनके पास जो कैश वगैरह होते हैं वो एकदम बचते नहीं है, इसलिए ये लोग पूरे कैश फ्लो नेगेटिव में रहते हैं। और इनसे कई बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया ये किस तरह से इंप्रूव होगा। तो मैनेजमेंट का वही कहना है कि since हम तो अभी एक्सपांडिंग फेज में हैं, जैसे कि अगर आप बाकी कंपनियों को भी देखोगे, जैसे कि स्काई गोल्ड वगैरह हो गए, तो इन सभी कंपनियों में जो अभी पूरे मतलब जितना भी पैसा है, अभी इनको इतनी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि वो लोग अपने बिजनेस में उस पैसे को डालना चाहते हैं, रादर देन कीपिंग इट एज अ सेपरेट और गिविंग इट एज अ डिविडेंड। सो दैट इज व्हाट एंड आई वांटेड टू से। अगेन आप ROE वगैरह देखोगे, सिंस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स उसकी बहुत अच्छी है, तो उनको ROE इनका हाई रहता है और कंसिस्टेंटली आगे आगे की ओर बढ़ रहा है। जो कि अगेन हमें क्या दिखाता है, कि बिजनेस एक अच्छी पॉजिटिव मूविंग डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है। सो अगेन ROCE भी बढ़ रहा है, वो हमें क्या दिखाता है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पे जो हमने कैपिटल लगाया है वहां से हम अच्छा अर्निंग्स कर रहे हैं। मतलब कैपिटल की जो इफिशियंसी है वो भी अच्छी हो रही है धीरे धीरे, और वो और अच्छी होती जा रही है आगे बढ़ते हुए। हाँ, तो ये लास्ट कुछ ईयर का कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है। तो जनरली आप इसमें यही पॉइंट देखिए, कि एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन कंसिस्टेंटली आगे की ओर बढ़ रहा है, जो हमें दिखाता है बिजनेस इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हाँ, तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो आप देखिए अभी जैसे एसेट और लाइबिलिटीज को हम लेके एक एक करके समझते हैं। अब जैसे नॉन करंट एसेट्स क्या हो गए, करंट जो मतलब करंट है, मतलब अभी के लिए, लाइक एक साल से कम के हैं। तो नॉन करंट एसेट मतलब हो गया कि जो लॉन्ग टर्म वाले एसेट्स हैं, जैसे कि प्लांट मशीनरी इस तरह की चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए, अचानक से FY 25 में इनके एसेट्स बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसा उठाया, मार्केट से पैसा उठाया, डेप्ट के बाया उठाया, फिर प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए, वो पैसा उठाया है और वो पैसा सीधा सीधा लैंड परचेज वगैरह में गया है, इक्विपमेंट्स ऑर्डर करने में गया है। तो वो वहां पे इसी कारण हम लोगों को आपकी नॉन करंट एसेट बढ़ती हुई दिख रही है। और करंट एसेट्स क्या हुआ है, अगेन ये जो करंट एसेट जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ी, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स के आसपास क्या कंपोनेंट होते हैं अगल बगल, एक तो पेबल होगा और एक रिसीवेबल होगा। एसेट्स हो गया जब आपको रिसीवेबल, जब आपको सामने से पैसा मिलना है। अभी तक तो हमें पैसे मिले नहीं है, जैसे कि मैंने वर्किंग कैपिटल वाले में बोला, कि वहां तो जो रिसीवेबल साइकिल है, वर्किंग कैपिटल साइकिल है ओवरऑल, वो तो लंबी है। तो पैसा तो हमारे पास आया नहीं है, इसी कारण पैसा जो इनका है वो रिसीवेबल्स में अटका हुआ है। तो इसी कारण आपको करंट एसेट्स में भी वो चीज बढ़ी हुई दिख रही है। ठीक है, तो उसी के पैरेलली अगर आप नीचे देखिए, इक्विटी देखिए, इक्विटी में भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। FY 25 में बढ़ा है।
अब ये इक्विटी बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? अगेन वही बात, मार्केट से पैसा उठाया गया है और वो पैसा आपकी एसेट्स के रूप में नॉन करंट एसेट्स में लग गया है। अगर आप नॉन करंट लायबिलिटीज देखोगे तो वो मोर और लेस ठीक है। अगर आप करंट लायबिलिटीज देखें, करंट लायबिलिटीज में क्या आएंगे? जो मोस्ट ऑफ द मनी है इनका वर्किंग कैपिटल में लगा हुआ है। अब लायबिलिटीज मतलब क्या है? जो पैसा मुझे देना है, मुझे भी तो पे करना पड़ेगा ना बाकी लोगों को। सो ये सारे सेगमेंट है इनके। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यही वही चीज बता रहा है कि सिंस जो उनके ईपीसी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जनरली जो पैसा होता है हमें वो उनके एग्जीक्यूशन के टाइम पे मिलता है। तो प्रेजेंटली तो वो पैसा नहीं है, इसलिए वो लगभग 80-90 डेज, इवन उससे भी ज्यादा डेज के आसपास रहता है। तो ये सारे पॉइंट हो गए। अब अगर आप डेप्थ देखेंगे इनका, तो डेप्थ कितना दिख रहा है हमें? लगभग 259 करोड़ के आसपास है। अब यहीं पे जैसे मैं आपको डेप्थ बाई इक्विटी का बताता हूँ, तो अगर आप देखेंगे इक्विटी प्राइस देखिए कितना है इनका, 217 करोड़ की है। डेप्थ देखिए कितना है, 259 करोड़ का है। आप डेप्थ बाई इक्विटी कीजिए 259/217, अराउंड वही 1.1 या 1.2 आएगा, जो कि अभी मैंने कुछ स्लाइड्स पहले ही आपको दिखाया था। ये अगेन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको मैं लिंक करूंगा अभी जो इनकी कितनी कैपेक्स रिक्वायरमेंट आगे जाके। सो अब बेसिकली इन्होंने जो कंपनी ओवरव्यू दिया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ कुछ थोड़ा सेगमेंट बताया है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ना कि एक्सपोर्ट में ये लोग अपने, इन्होंने अभी वो मिडिल ईस्ट वाले से पार्टनरशिप किया, उसी को MESH कहते हैं। तो वहाँ की एक उनकी पार्टनरशिप फर्म है। तो वहाँ से करके वो लोग सोलर और डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स है अपने, जो इंडिया में ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको वहां से एक्सपोर्ट करेंगे अपने सऊदी अरेबिया वाले मार्केट में। सो अब इनकी जो क्वालिटी, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जब इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इतने बड़े बड़े ईपीसी के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर ब्रिजेस बनना है, रिफाइनरीज बननी है, तो वहाँ पे तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहीं पे ही एक यूएल और FM अप्रूवल्स होते हैं। ये दोनों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अप्रूवल है। जनरली इलेक्ट्रिकल हो गया, आपके मैकेनिकल प्रोडक्ट्स हो गए, फास्टनर्स, क्लैम्प, जो ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करता है। और एट द सेम टाइम इनके एक ISO सर्टिफिकेशन भी है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया। अब इनके मार्क्यू कस्टमर्स तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया बढ़े हुए हैं। तो अब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसके बारे में भी हम लोग छोटा सा बात करते हैं यहीं पे। तो अभी जो कैपेसिटी देखोगे इनकी, अगर ये महाराष्ट्र में इनकी कैपेसिटी है वो 15,000 मेट्रिक टन की है। अभी इनका प्लान है, यहाँ पे इन्होंने 75 करोड़, 75 करोड़ का केपेक्स किया है। ठीक है, इसमें से 50 करोड़ का तो डेप्ट लिया है इन्होंने, पर 25 करोड़ का जो इनके मिस्टर संजय पटेल है, जो इनकी प्रोमोटर्स हैं, उन लोगों ने अपना पैसा लगाया है वहाँ पे। तो ये भी हमें बताता है कि मैनेजमेंट जो खुद है वो उनका स्किन इन द गेम है, मतलब अपना पैसा खुद का इन्वॉल्व है। तो ये 75 करोड़ का केपेक्स उन्होंने किया है, और इससे जो इनकी कैपेसिटी है वो 15,000 मेट्रिक टन से 90,000 मेट्रिक टन की पहुंचेगी। और इसका जो प्लान है, मतलब Q2 FY26 के एंड में, मतलब इस साल के H1 के बाद, ये जो इनकी कैपेसिटी है वो कमीशन हो जाएगी। ये कैपेसिटी आई थिंक वसई में, वसई जो कि मुंबई के आसपास पड़ता है, तो वहाँ पे ये कैपेसिटी कमीशन होने का टाइमलाइन है इनका। और ये कैपेसिटी में अगर मैन्युफैक्चर क्या होगा, वही जो इनके जो मेजर अभी जो इनका मेजर सेगमेंट है ना, जहाँ पे अगेन वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेटल के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसी प्रोडक्ट्स को बनाएंगे ये लोग। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द डिफेंस और सोलर, दैट इज इंटायरली सेपरेट। सो हाँ, तो ये अगेन ये भी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम लोग आते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था ना, ये कैपेसिटी एक्सपेंशन होती है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, वो पूरा का पूरा आपका इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस वाले सेगमेंट में ही जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, जो इनकी इन्होंने एक्सपर्टाइज के बारे में लिखा है कि ये बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हो गया, रिफाइनरी हो गया, रिन्यूएबल है, यहाँ पे इनकी ऑलरेडी इस सेगमेंट के प्रोडक्ट्स बनाने में इनकी एक्सपर्टीज है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं कनेक्ट करूंगा आगे, क्योंकि ये लोग अभी धीरे धीरे ईपीसी सेगमेंट में जा रहे हैं, इसी सेक्टर के ईपीसी में जा रहे हैं। जब मैं एज अ कंपनी ये सारे प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, ठीक है, तो मुझे तो इस सेक्टर का ऑलरेडी आइडिया ही है, मैं पूरी ब्लूप्रिंट वगैरह कर रहा हूँ, मैं पूरी सामान सप्लाई कर रहा हूँ। अब यही जो सामान है ये मैं किसी एपीसी कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा, थर्ड पार्टी को, और वो जाके प्लान बैठाएगा। तो उससे अच्छा तो यही है ना कि मैं, चूंकि सेक्टर में इतनी डिमांड है, मैं खुद ही जाके वो ईपीसी प्लान बैठा दूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे जो, एक तो मेरी एक्सपर्टीज होगी, दूसरा उसमें मुझे मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये इसीलिए ये लोग इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में भी ईपीसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इवन सोलर में भी ईपीसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बारे में आगे हम और डिस्कशन करेंगे। आप यहीं पे एक और चीज नोट कीजिए, जो इबेटा मार्जिन का मैंने पॉइंट बोला था कि पहले इनका इबेटा मार्जिन 2% के आसपास था और अभी 7% के आसपास हुआ है। तो आप देखिए, जब टेक्सटाइल में इनका इबेटा मार्जिन कितना दिख रहा है, 2.1 के आसपास दिख रहा है, और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में 17.1 के आसपास है। तो बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है यहाँ पे। अभी डिफेंस और पावर के बारे में तो इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, इस साल से कुछ कुछ रेवेन्यू में आएगा, बट वो धीरे धीरे आने वाले ईयर्स में उसके बारे में मोर डिस्कशन होंगे। तो अभी तो उसका कुछ इबेटा मार्जिन है ही नहीं। अब अभी जैसे देखा हमने कि जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 60-40 के आसपास
मोटा मोटी है। तो अगर अभी अभी आप देखेंगे, जैसे FY 27 में इन्होंने रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्या दिया है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन जो होगा वो 16% के आसपास होगा। FY 27 की बात कर रहा हूँ। अब FY 27 से ही आप देखिए डिफेंस के लगभग लगभग 20% कंट्रीब्यूशन आ गई। और एट द सेम टाइम जो पावर है, पावर में क्या है, अगेन वो सोलर पावर होगी, जिसमें वो EPC प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। एट द सेम टाइम जो इनका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है उसके बारे में भी ये लोग सेल करेंगे। और वो जो बिजली है, ये इनकी महाराष्ट्र सरकार के साथ इनका टाई अप हो रखा है, और वहां पे एक SPV बनाया है, स्पेशल पब्लिक व्हीकल बनाया है। 120 मेगावाट का एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है उनके साथ। और वो कितने साल का है, 25 साल का एग्रीमेंट है। और वो भी इस साल में ही कमीशन हो जाएगा। तो ये है इनका जो इनकी सोलर इंडस्ट्री है वहां पे इनका वेंचर। सो लेट्स कंटिन्यू। तो इनका ये जो कुछ हिस्ट्री के बारे में, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं उस पर ही सिर्फ आपको एक एक लाइन बोलूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए, जो मैं इनके UL और FM अप्रूवल्स की बात कर रहा था, जो कि इनको इंटरनेशनल अप्रूवल्स मिलते हैं। एक तो वो हो गया, वो 2015 के आसपास इनको मिला है। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ। और इसी में अगर आप आगे आएंगे तो आपको और भी दिखेगा यहाँ पे कि ये लोग कैसे NSE में लिस्ट हुए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जो सऊदी अरेबिया वाला वहाँ पे इन्होंने टाई अप किया है MASH के साथ वाया, जिसके वाया ये लोग एक्सपोर्ट, जो आपकी मिडिल ईस्ट मार्केट है वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया। और अभी रिसेंटली इन्होंने अपने दो डिविजन्स बनाए हैं अपनी कंपनी में ही। जो मेजर मेजर डिवीजन है अभी आपका वो डिफेंस वाला है, जिसके वाया ये लोग पूरे डिफेंस इंडस्ट्री को एंटर करेंगे। और एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ है अभी 2025 में, जैसे आपको याद है बचपन में हम लोग पढ़ते थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो वो कैसी क्या क्या होता है, बेसिकली इट इज एक पॉस्ट सी मीटिंग होती है, जहाँ पे सारे मतलब टेक्नोक्रेट्स जो कंट्री के लीडर्स होते हैं वो सारे आके मिलते हैं। टेक के बारे में बातें होती है, एक दूसरे से प्रोजेक्ट साइन अप वगैरह किए जाते हैं। जनरली ये यूरोप में, स्विट्जरलैंड वगैरह में होते हैं। डावोस डावोस कहाँ है, डावोस आई थिंक स्विट्जरलैंड में ही आता है। तो बेसिकली द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अभी एकनाथ शिंदे और मतलब बेसिकली महाराष्ट्र के जो CM थे उस टाइम पे, और नॉट एकनाथ शिंदे, द अदर गाय, तो उनके साथ इनका जो MOU साइन हुआ है डावोस में, तो वहां पे उससे क्या उसमें क्या है कि बेसिकली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो आपको इनको लैंड वगैरह दे रही है, और इनका MOU साइन है कि जो भाई आप तो डिफेंस का प्लांट लगाइए, और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो उसको हम खरीदेंगे, बोथ फॉर सोलर एज वेल एज डिफेंस। तो इससे एक साइड नोट में यही पैरल पॉइंट बोलना चाहता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ना, मैंने अभी पिछले वीडियो में अपनी सेल्स अटैक और उसके बारे में डिस्कस किया था, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर के बारे में, और ये वाली कंपनी में देखिए। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो वेस्ट साइड की जो ये जो महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट्स है ना, वहाँ पे जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे टेलमेंट दिखते हैं। मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो काफी कंड्यूसिव है। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चर करना चाहता है, आप आइए, हम आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स देंगे। वहाँ की अगर आप रोड लाइंस देखोगे, तो जो वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज है, मतलब एक नीति आयोग की रिपोर्ट में देख रहा था, तो वहाँ पे जैसे पुणे, अलीबाग, जो ये सब रूट है ना, और आपके जो अहमदाबाद से मुंबई वाली रूट होती है, तो वहाँ पे जो हाईवेज की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो मतलब बेसिकली जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है वो उस जगह में अच्छा है। तो अगेन उसका भी हमको बहुत अच्छा एग्जांपल दिख रहा है इसके साथ भी। और एट द सेम टाइम एक और स्टेट का नाम लेना चाहूंगा, वो मध्य प्रदेश है। तो वहां पे भी इस तरह की चीजें हो रही है, बट अगेन वो कभी और का डिस्कशन है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो ये तो अगेन मिस्टर सबीर मर्जेंट जनरली कॉन्फ्रेंस में आते हैं और सारे क्वेश्चन का आंसर यही देते हैं। और मिस्टर संजीव जी पटेल ये आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सो दीज आर अदर। सो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कैपेसिटी एक्सपेंशन की, जो कि शिक्षा ये लोग कर रहे हैं। UL एंड FM जो सर्टिफिकेशन की बात की थी, अंडर राइटर्स लेबोरेटरीज एंड FM, इसको फास्टनर्स कुछ कहते हैं। तो बेसिकली अगेन ये उसी जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी एश्योरेंस, उनके प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करते हैं। तो ये हो गया टेम्पो डिफेंस, और इनका सब डिवीजन बना है डिफेंस वाले के लिए, ये मैंने बोल दिया। अब कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। अब इसमें HVAC क्या होता है, ये होता है बेसिकली हीटिंग, वेंटिलेशन और जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। अब ये एयर कंडीशनिंग हमारे घर वाला एयर कंडीशनिंग नहीं है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे अगर आप देखेंगे ना, तो उनकी AHU होती है, एयर हैंडलिंग यूनिट्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े हीटिंग होते हैं, वेंटिलेशन के भी आपने देखा होगा फैक्ट्रीज के ऊपर वो पंखे टाइप का चलते रहता है। तो ये सारी सेगमेंट उन जगहों पे जो भी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन जगहों पे ये लोग प्रोवाइड करते हैं। टेक्सटाइल तो अगेन इनका एक लेगेसी बिजनेस है, उसमें मैं आता हूँ एंड थोड़ा सा और। सो अब हम लोग आते हैं इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। तो जो उनका मेन जो कोर फोकस एरिया है, जिससे इनका मार्जिन अभी इंप्रूव हुआ है और आगे भी जाके और भी इंप्रूव होगा, तो वही है। यहाँ पे बेसिकली क्लैंप्स वगैरह के बारे में दिखाया है इन्होंने। अब ये अगेन हर तरह के सेक्टर्स में यूज होते हैं। क्लैंप्स का पर्पस क्या है, कोई आपकी बड़ी सी पाइप हो गई, या फिर रिफाइनरी की पाइप पे जा रही है, तो उसको पकड़ के तो रखना पड़ेगा ना, लाइक होल्डिंग, क्लैंप का मतलब क्लैंप करना। तो वही वाला पर्पस है यहाँ पे।
तो जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात हुई, जो कि अगेन 6x होने वाला है अभी FY 26 के Q2 में, ठीक है। सो अभी रेवेन्यू मिक्स के बारे में बात करते हैं। तो रेवेन्यू में जैसे कि हमने देखा, अभी डोमेस्टिक से इनका 77% का रेवेन्यू है और आपका एक्सपोर्ट में 23% है। अगेन एक्सपोर्ट कहाँ पे है भाई? यूएस एंड सऊदी अरेबिया वगैरह मिडिल ईस्ट में है। अब जो इनका, ठीक है, यहीं पे मैं अब इनके ऑर्डर बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे तो इनका प्रेजेंटली ऑर्डर बुक कितना है? 1350 करोड़ के आसपास है। इसमें से जो जो इनके जनरली प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो आपके इनके इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, आप इंजीनियरिंग सेगमेंट्स कहाँ कहाँ होगा? तो आप इंजीनियरिंग लैंड पे करोगे या तो पानी पे करोगे। अब हवा में तो कोई हम लोग इंजीनियरिंग को करेंगे नहीं। तो वही जो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे रिफाइनरीज वगैरह हो गई, मरीन वाटर जिसकी जो पानी के या फिर ऑयल टैंकर्स वगैरह के जो टेक हो गए, या फिर आपके जो रिफाइनरीज वगैरह के टेक हो गए, जैसे ओएनजीसी की प्लांट होती है ऑफशोर में, मुंबई बेसिन में जो है, तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स हो गए, वो आपके मरीन वाले में आ जाएंगे। लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्सटाइल के प्रोजेक्ट्स तो आपके लैंड वाले हैं। तो ये हो गया। सो ये सारी चीजें हो गई। हाँ, और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे ना, इनका जो एल वन बिडिंग क्या होती है? बेसिकली जो गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं, जो लोएस्ट कॉस्ट के लिए बिड करता है कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट को सबसे कम से कम कॉस्ट में करूंगा, उसको एल वन बिडिंग कहते हैं, ठीक है। तो जिनकी जिनकी एल वन बिडिंग होती है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है टू गेट दैट पर्टिकुलर टेंडर, वो सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि उनको ही मिलेगा, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट पर्टिकुलर टेंडर उनके द्वारा वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरह से मैनेजमेंट भी कहता है। अगर आप देखेंगे 1350 करोड़ का, तो अभी अभी का इनका ये है, मतलब ऑर्डर बुक है। उसी पे अगर आप देखेंगे 2000 करोड़ की इनकी एल वन बिडिंग में इनका एल वन बिड आ रखा है। और वहां से जनरली ये लोग कहते हैं कि हमारा जो कन्वर्जन रेशियो होता है वो 50 से 60% के आसपास होता है। तो अगेन ऑर्डर की जो पाइपलाइन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब जो जो इनका, अगर आप FY 25 का रेवेन्यू देखोगे ना, वो अराउंड 700 800 करोड़ 700 करोड़ के आसपास था, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, और वो दोनों चीज मिला के है, आपका टेक्सटाइल सेगमेंट एज वेल एज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वाला सेगमेंट मिला के है। अब जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, वहां पे ये लोग टारगेट कर रहे हैं 800 करोड़, ठीक है। तो हमें FY 25 से 26 में 100 करोड़ का तो इंक्रीमेंट यहाँ पे मिला। अब जो बाद बाकी 300 करोड़ होना है, मतलब पूरा FY 26 का इनका गाइडेंस है कि 1100 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करेंगे। जनरली इनका गाइडेंस 25 से 35% के आसपास रहता है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ करने का, ठीक है। तो जनरली कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं और उस पर जनरली ओवर अचीव ही करते हैं। तो उसमें जो इनका, अगर आप देखेंगे FY 26 का ओवर FY 25 जो रेवेन्यू गाइडेंस होगा, वो 1100 करोड़ के आसपास आसपास आ रहा है। उसमें से 800 करोड़ इनका इंजीनियरिंग डिवीजन जो है वहां से आएगा, और बाद जो बचा 300 करोड़ वो इनका टेक्सटाइल डिवीजन से है। तो 800 प्लस 300 इज इक्वल टू 1100 आ गया। और ये वो कितने बेटा मार्जिन पे, वो अगेन इन्होंने अप्रोक्सीमेट सेम ही बोला है, क्योंकि अभी तक जो इनका सोलर और जो आपका डिफेंस वाला है, वो अभी तक तो कमीशन हुआ नहीं है ना, वो तो अभी तक चल ही रहा है प्रोसेस में। सो ये कुछ इनके एग्जांपल्स हैं जो प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं। जो मैं अगेन वाटर वाले प्रोजेक्ट्स बोला था, जो लैंड इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं। तो इसमें हर तरह के प्रोजेक्ट्स है, पाइप लाइन वर्क से लेके रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूल जेटी वाला प्रोजेक्ट्स वो इनके वहाँ पे चल रहा है, आपका मालदीव चल रहा है। वैसे ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। सो ये भी कुछ ईपीसी प्रोजेक्ट्स है। ईपीसी प्रोजेक्ट्स अगेन वही जो मैंने बोला कि जब मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ तो मैं उसकी पूरी कमीशनिंग भी करवा सकता हूँ, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, वही मनी जेटिंग और आपके फ्यूल फार्म्स वगैरह वाले प्रोजेक्ट्स हो गए। और जनरली ये भी जो प्रोजेक्ट्स है ना, तो ये भी 90% ये कंप्लीसन पे है। यहीं पे आप इसको है ना वर्क कैपिटल से आप उसको रिलेट कीजिए। तो जब तक ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे, तो जनरली इनको पैसा भी नहीं मिलता है। मतलब जो इस तरह के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो माइल स्टोन्स पे हमें पैसा मिलता है ना। तो उस कारण भी जनरली वर्किंग कैपिटल थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। सो ये तो ईपीसी की टीम दिखा दी उन्होंने। ये इनके कुछ क्लाइंट्स हैं, L&T, जो मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको यहाँ पे कुछ जैसे बड़े बड़े नाम दिखा होंगे, लोडा जो रियल एस्टेट डेवलपर है, और L&T अगर वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया में आपकी ईपीसी डेवलपर्स हो गए। तो इनका है ना, जब ये इनको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, लाइक जो जैसे अटल अटल सेतु, नो अटल सेतु का L&T ने बनाया। और इवन द सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो भी L&T ने बनाया। अब जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो तो बहुत 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ के होते हैं ना। तो क्या करते हैं इस तरह की कंपनियां, कई बार जो अपने प्रोजेक्ट्स है ना, उसका जो छोटा सेगमेंट है, मान लीजिए 2,000 करोड़ का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होगा, वो सब कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हैं। तो उनमें जनरली इस तरह की कंपनियां जो होती है, यहाँ पे वो डोमिनेट करती हैं, और उसी में ये लोग अपना ईपीसी को एक्सपांड करने का भी देख रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि वो जो सेगमेंट है, वो एक लो कंपटीशन एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, प्रोवाइडेड कि वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाए।
तो यहाँ पे ये लोग अपना ईपीसी वाला गेम खेलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनको एक्सपर्टीज है, और इन क्लाइंट्स के वाया दे वांट टू प्ले दिस होल थीम. सो दिस इज अ टेक्सटाइल बिजनेस विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो अगेन यहाँ पे जैसे कि मैंने बात की 300 करोड़ का ये लोग मतलब अपना FY 26 में देख रहे हैं. अब अगेन यहाँ पे नीचे वाली लाइन पड़ी है. तो यहाँ पे देखिए कि ये भाई लेगेसी बिजनेस है हमारा. ठीक है. अब ऑफ कोर्स ये कम ऐसा नहीं है कि ये लॉस में था, मतलब प्रॉफिट्स वगैरह दे रहा था, बट अगेन जो इस बिजनेस है ना उसमें जो मार्जिन वगैरह होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं थे. तो इसीलिए ये लोग इसको हटा रहे हैं, क्योंकि जनरली एक आप अच्छे मैनेजमेंट की पहचान कैसे देखोगे? एक मैनेजमेंट अगर अच्छा है वो अपने बिजनेस को और बेटर से बेटर करना चाहेगा. ठीक है. तो वो अपने बिजनेस को बेटर करना चाहेगा, तो इसीलिए जब आप देखते हैं ना, तो ये लोग अपने लोअर मार्जिन से हायर मार्जिन वाले बिजनेस में जाना जाना चाहते हैं. तो इसीलिए इसको ये लोग लेगेसी बिजनेस की तरह से इसको हटा रहे हैं. अब इसको हटाने का मतलब ये नहीं है कि इस बिजनेस को पूरा ही खत्म कर देंगे. बेसिकली आने वाले समय में ये बिजनेस बेसिकली स्प्लिट हो जाएगा, मे बी कंपनी डिवाइड हो जाएगी, और टेक्सटाइल वाला जो सेगमेंट है वहाँ उसको एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे. ऑल्दो इसके बारे में अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एज एन वन धीरे धीरे टाइम आएगा. बट दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू मूव द बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाँ, तो वे फॉरवर्ड के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में ऑलरेडी बात कर ली. जो कि मैंने बोला था 75 करोड़ का इनका पूरा फंडिंग लगेगा, जहाँ पे 50 करोड़ इनका डेप्ट है, और बाद बाकी जो पैसा है वो आपके प्रोमोटर से आएंगे. अब देखिए जैसे इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाएगा, 15,000 ऑलरेडी था, 6 90,000 हुआ, है ना. तो यहाँ पे जो आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड में पूरा दिखा रहा है, दिस इज द होल न्यू कैपेसिटी. अब ये जो कैपेसिटी है, ये जो कैपेसिटी का बाइफर्केशन कैसे करोगे? ERW पाइप और स्टड पाइप से. बेसिकली ये क्या है? पाइप टाइप के सेगमेंट है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स में बाकी बात मतलब अगेन यूज होंगे. तो ये वाली चीज हो गई. अब जो वसई की कैपेसिटी है, इसका जो पीक रेवेन्यू यूटिलाइजेशन है वो बोल रहे हैं कि 700 करोड़ है. तो बट ठीक है, वो तो पहले प्लांट को आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरह से वो आगे बढ़ेगा. ये है इनका बेसिकली सोलर में ये लोग किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं. इसमें बहुत सारे पॉइंट मुझे डिस्कस करने हैं. तो सबसे पहला जो ओवरऑल सोलर पे मैं बता रहा हूँ कितना केपेक्स लगने वाला है इनका. इनका केपेक्स होगा 600 करोड़ के आसपास. ठीक है. तो इससे मैं बात करता हूँ. तो अभी तो सोलर बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है. तो अगेन इसको डेप्ट बाई इक्विटी से मैं रिलेट करता हूँ. तो अभी तो आपने देखा कि ये डेप्ट बाई इक्विटी थोड़ा सा बढ़ा था. पहले 1 से भी कम था, अब वो 1.2 हो गया. इन्होंने अभी तक अपने सोलर बिजनेस में लगभग 100 करोड़ का एक मतलब पैसा इन्फ्यूज कर दिया है. ठीक है. अब इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ PPA साइन किया हुआ है, जिसके वजह ये लोग अपना जो इंडिपेंडेंट पावर मतलब बनाएंगे, पावर प्रोड्यूसर्स होंगे ये लोग. तो 120 करोड़ की सोलर प्लांट लगा रहे हैं ये लोग. और वहां उस बिजली को किसको बेचेंगे? उस बिजली को बेचेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को. अब उसको इन्होंने 3 फेज में बांटा है. 40 40 40 14 × 3 = 120 मेगावाट हो गया. अब जब इस तरह से वो लोग बांट रहे हैं, तो ये लोग कहना चाहते हैं कि उसको हम लोग कॉस्ट इफिशियंसी होंगी वहां पे, और बेटर मार्जिन वगैरह आएंगे. और उससे एक और चीज क्या होगा ना, जब आप सोलर बिजनेस को देखते हो ना, तो एक तरह से तो सारा पैसा तो हमें आज मिलेगा ही, मैंने तो प्लांट लगा दिया. तो एक तरह से कैश की तरह से बिजनेस हो जाएगा. मतलब हर साल मुझे लगभग 60 70 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा. और जितना भी पैसे का मेरा प्लांट लग रहा है, वो लगभग 8 से 9 साल में वो धीरे धीरे पैसा आएगा. और अगर पूरी PPA देखोगे ना आप, इनके लगभग 25 साल का PPA साइन होता है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होते हैं हो जाते हैं इनके. तो ये चीज है. और सोलर में और कोई सा पॉइंट मैं देख लेता हूँ एक बार. ठीक है, ये वाला हो गया. और सोलर में भी ये लोग EPC में जाएंगे. EPC में अगर अगेन भाई जो मैंने बात बोली ना कि वो जो मिड सेगमेंट में है, जहाँ पे L&T वगैरह जो बड़ी बड़ी टॉप EPC कंपनियां हैं इंडिया में, जो सब सेगमेंट प्रोवाइड करती है मिडिल लेवल प्लेयर्स के लिए, जैसे कि ये टेम्पो ग्लोबल कंपनी हो गई. अब हाँ, जैसे कि मैंने बोला ना कि लाइक 650 का डेप्ट होगा, मतलब इनको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देना पड़ेगा. तो इसमें से अगर आप देखेंगे ना, 100 करोड़ ऑलरेडी इन्फ्यूज हो गया है. अब उसमें से 420 करोड़, मतलब अगर आप ओवरऑल फंडिंग देखोगे ना, तो 420 करोड़ का डेप्ट हो जाएगा, 120 करोड़ का इक्विटी होगी. इस साल भी ये लोग इक्विटी इन्फ्यूज कर रहे हैं, बट उसका पर्पस अलग है, डिफेंस में है, उस पर आता हूँ मैं. और जो 100 करोड़ है वो जो प्लांट लग जाएगा, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के भी स्कीम चल रही है सोलर को लेकर, तो वहां से सब्सिडी टाइप की भी इनको मिलेगी. सो सोलर बिजनेस भी इनका अच्छा है. और वो भी अगर अगेन आप इसको रिलेट कीजिए, जितने भी ये IPP वाला बिजनेस होता है, तो IPP में तो जनरली बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है ना वहाँ पे. तो अगेन दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट एक्सचेंज. और जो ये APC बिजनेस भी करेंगे, तो वहाँ पे भी इनको ज्यादा मार्जिन मिलेगा एज कम्पेयर टू वॉट द प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग, बिकॉज उसमें तो एक और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया ना वो. तो इसलिए वहाँ पे मार्जिन से बेटर हो जाएंगे. तो जितने भी प्रोडक्ट्स इनके अब बन रहे हैं, सारे के सारे बेटर बेटर मार्जिन की ओर ही जा रहे हैं. हाँ, तो ये एक इमेज है. तो ये कंपनी के आपके मिस्टर सबीर साहब और मिस्टर संजय पटेल विद आपके जो हमारे गुजरात बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र के जो भी
मतलब सीएम वगैरह है, उनके साथ इनकी पिक्चर है। सो ये हो गया इनका डिफेंस में। अभी आप डिफेंस की बात कर लेते हैं। डिफेंस में सबसे पहले तो बात, ये लोग एफवाई अगले 3 फाइनेंशियल ईयर तक ये लोग अपना 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। तो अब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है इनको। फेज 1 में क्या करेंगे, लगभग जनरली इनका एम जो है ना, कि भाई मैं तो प्लांट वगैरह मुझे लगाना पड़ेगा, लगभग इनको 100 एकड़ का इनको लैंड का मिला है आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। ठीक है। और वहां पे जो मशीन्स वगैरह है उसके ऑर्डर्स इन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो फेज 1 में लगभग 650 करोड़ का ये लोग वो करेंगे, मतलब ये केपेक्स लगाने वाले हैं इसमें। अब ये जो केपेक्स लगाएंगे ना, तो जनरली वहां से ये लोग देख रहे हैं कि लगभग 250-300 करोड़ का इनको रेवेन्यू जनरेट हो। ये हो जाएगा जनरली अगले साल के एंड तक, मतलब FY 27 तक। फिर ये लोग देख रहे हैं सेकंड फेज में इनका एक्सपेंशन फेज होगा। मतलब फर्स्ट फेज को ये लोग देखना चाहेंगे कि भाई किस तरह से ये लोग वर्क करते हैं, मतलब प्ले बुक डेवलप करेंगे अपना। सेकंड फेज में अगेन 250 से 300 करोड़ रुपए के आसपास लगाएंगे। 650 प्लस 350 करोड़ हो गया, 1000 करोड़ हो गए। तो 350 करोड़ लगाएंगे। और वहां से फिर 600-700 करोड़ की रेवेन्यू देख रहे हैं। तो FY 30 तक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अराउंड 1000 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम द डिफेंस साइड ही देख रहे हैं। सो ये तो एक पॉइंट था। ओके। हाँ। अब एक दो इंटरेस्टिंग और पॉइंट है। तो ये अभी तो जैसे ये जो डिफेंस वाला सेगमेंट है ये मार्जिन एग्रेटिव है, बिकॉज अगेन नीच प्रोडक्ट हो गया। अब एक और जैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे जब सोलर और डिफेंस के बिजनेस में एंटर कर रहे हो, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस देता है कि आप उसमें एक्सेल कर पाओगे। ठीक है। मतलब आपको क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप उसमें अच्छा करोगे, क्योंकि आपने तो आपके लिए तो बिल्कुल ये न्यू सेक्टर है और एक्सपर्टीज भी चाहिए। अब सिर्फ अगर आप देखिए ना, जो सोलर के बिजनेस जो कंपोनेंट्स वगैरह है उसमें तो इनकी पहले से एक्सपर्टीज है। जो ईपीसी वाला सेगमेंट होता है वो जनरली इतना उसमें स्किल स्किल की रिक्वायरमेंट तो होती है। बट अगेन ये कहते हैं कि सिंस ये इतने सालों से उससे जुड़े हुए हैं तो इनके लिए मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरा क्या होगा ना, जब ये एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एक फ्लाईव्हील इफेक्ट टाइप का बन जाएगा। मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट किया अपने क्लाइंट के लिए, तो क्लाइंट विल बी हैप्पी, ही विल गिव मी मोर प्रोजेक्ट्स, वर्ड ऑफ माउथ होगा। तो इस तरह से एक साइकिल, वर्चुअल साइकिल बन जाएगी। तो वो उनका ईपीसी वाला सेगमेंट के लिए हो गया। और दूसरा ये लोग कहते हैं अगर डिफेंस में मैं बोलूँ तो अल्टीमेटली जो डिफेंस के मान लीजिए आपको सेल्स बन रहे हैं, मतलब गोला बारूद बन रहा है, वो है क्या अल्टीमेटली, अगेन मेटल प्रोडक्ट्स ही तो है ना। बाहर की जो कवरिंग होती है वो तो मेटल ही ना है। तो और मेटल्स के प्रोडक्ट का फैब्रिकेशन और बनाने में तो ये लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट है। तो अगेन ये लोग कहते हैं कि दिस इज, मतलब लोग इसको एक डिफेंस की तरह देखते हैं बट दे आर टेकिंग इज एज ए मेटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की तरह ही देख रहे हैं। तो अगेन जिसमें इनकी एक्सपर्टीज है। सो अगेन वो तो हमें टाइम के साथ देखेंगे। और दूसरा अगर आप देखेंगे स्किल मैन पावर, तो वो भी देखिए, कोई भी बिजनेस अपने कंपनी में तो लोगों का रिक्रूटमेंट तो तभी करेगा ना जब वो आगे जाके देखता है कि भाई मुझे, मतलब मेरे लिए बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज मैं क्यों किसी को रिक्रूट करूंगा। आईटी में आप देख लीजिए, आईटी में रिक्रूटमेंट है ही नहीं एक्सेप्ट फ्यू कंपनीज। तो वही बात यहाँ पे भी है। तो ये हो गया। हाँ। अब अब इसी पे एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डेब्ट बाय इक्विटी के लिए। मैंने आपको बोला अभी जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो हाँ जैसे इसमें देखेंगे 1000 करोड़ का इनको वो आपको ये करना है, थोड़ी फंडिंग रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। अब अगर आप इनका प्रेजेंट में वो आप देखोगे ना, मतलब अभी कितना डेब्ट बाय इक्विटी अराउंड 1.2 के आसपास चल रहा है ना इनका। तो वहां पे से अगर ये लोगों ने इतना प्लांट को ये किया, मतलब प्लांट में फंडिंग, तो इनका डेब्ट बाय इक्विटी क्या था, 1.2 के आसपास था। तो अगर आप देखेंगे ना इनको ओवरऑल जो और फंडिंग रिक्वायरमेंट है तो वो 500 से 600 करोड़ के आसपास है। ठीक है। तो इनकी ऑलरेडी डेब्ट कितना था, मैंने बोला 250 करोड़ के आसपास है। तो 250 करोड़ पे आप लगभग 550 करोड़ और जोड़िए, तो लगभग 750, लगभग मोटा मोटी 800 करोड़ के आसपास इनको ओवरऑल डेब्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अब प्रेजेंट में इनकी इक्विटी कितनी थी, आप उस स्लाइड में ध्यान रखिए, मैं ले जाता हूँ आपको उस स्लाइड पे। जस्ट 1 सेकेंड, ईजी रहेगा। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। आई थिंक ये है ना। हाँ ये देखिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनका ओवरऑल जो लगभग मतलब 500 से 600 करोड़ का इनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। आपकी डेब्ट कितनी है, 250 करोड़, 1.2 के आसपास है। तो अगर आप 800 में से आपको 250 घटा लीजिए, लगभग 500 से 600 करोड़ लगेगा। तो है ना, वो उतनी फंडिंग कहाँ से आएगी, एक तो आपका डेब्ट हो जाएगा, दूसरा आपकी ये लोग प्रेफरेंशियल शेयर इशू करने का प्लान है, जो कि आपके डिफेंस के लिए यूज होना है। जो नया कैपिटल रेज होगा ना वो पूरा का पूरा डिफेंस पर्पज के लिए ही है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये लोग बोलते हैं कि डेब्ट बाई इक्विटी जो अभी तो इनकी एक है, ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि इसको 2 के आसपास लेके जाए। अब जब 2 के आसपास डेब्ट बाई इक्विटी लेके जाएंगे
तो अगर मैं पूरा डेप्ट इनका 800 800 साढ़े 800 करोड़ के आसपास बोल रहा हूँ, तो इसको हाफ कर लीजिए, कितना आया, 400 साढ़े 400 करोड़ के आसपास इनको इक्विटी बेस चाहिए। अब है ना, मान लेता हूँ 400 करोड़ के आसपास इनको इक्विटी बेस चाहिए। अभी इनकी इक्विटी बेस कितनी है, 217 करोड़ की है। तो 400 में से 217 गया, कितना वाला वो 180 करोड़ हो गए। तो मोटा मोटी इतने रुपए का इनको प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करने पड़ेंगे अभी। तो इक्विटी डायल्यूशन होगी वहां पे। तो वही ये लोगों का प्लान प्लान है, अभी तक बोर्ड से अप्रूवल नहीं हुआ है, तो मोस्ट लाइकली कुछ समय में ये लोग मतलब उसका भी प्लान रख देंगे। तो और दूसरा, चलिए ठीक है, हम लोग वापस डिफेंस पे चलते हैं। जो डिफेंस वाले सेगमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। हम्म, तो ये वाली चीज हो गई। अब हाँ, तो ये वाला चीज हो गया। अब डिफेंस में इनका जो टारगेट है, जैसे कि अगर आप देखेंगे FY 26 में जनरली आपका देखेंगे ना, डिफेंस से उतना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आने वाला है। फिर भी अगर इन्होंने बोला है कि अराउंड हम लोग 150 करोड़ के आसपास डिफेंस से कंट्रीब्यूशन मानते हैं। अब अगर आप इसको याद कीजिए, इन्होंने बोला है कि 1100 करोड़ इनका पूरा का पूरा FY 26 का गाइडेंस है। वहां पे तो इन्होंने डिफेंस की चीजों को ऐड किया ही नहीं है। तो अगेन, जो इनका गाइडेंस है वो कंजर्वेटिव है। दूसरा, डिफेंस के जब प्रोडक्ट्स आएंगे, तो वो तो हायर मार्जिन बिजनेस है। तो वहां से मार्जिन और इंप्रूव होगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स और भी अच्छा हो जाएगा। तो अगेन वो सारे फैक्टर्स तो इंक्लूडेड ही नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो इनके नंबर्स है वो कंजर्वेटिव ही हैं। अब डिफेंस के बारे में 2 पॉइंट्स और डिस्कस करना है। जो जब ये लोग अपना प्लान बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो कोई यूरोपियन फर्म है, तो वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ट्रांसफर का एग्रीमेंट है इनका। और तो मतलब वहां की जो टीम है वो यहाँ पे आएंगी इंडिया में, और इनकी टीमों को मतलब सिखाएंगे, ट्रेनिंग पर्पसेस देंगी। और दूसरा क्या है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इनका MOU है, जो मैंने आपको बताया था। तो उससे क्या होता है, वो एक बाईबैक एग्रीमेंट है। बाईबैक एग्रीमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट चीज है रेपो रेट से समझना। जब रेपो और रिवर्स रेपो तो साथ में ही होते हैं ना, मतलब जब RBI रेपो करती है तो बाईबैक एग्रीमेंट होता है, बैंक से वापस पैसे लेने का एग्रीमेंट होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप उसको रिलेट कीजिए। तो जब गवर्नमेंट के साथ उनका बाईबैक एग्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब मैं, टेम्पो ग्लोबल, अगर ये प्रोडक्ट बम बना रहा हूँ, तो ये बम खरीद मतलब जो लॉइटर एम्यूनिशंस वगैरह है, सेल्स वगैरह है, वो सरकार खरीदेगी। तो जिससे मतलब बेसिकली क्या है, तो इनका जो रेवेन्यू है वो आएगा ही आएगा, मतलब ऑलरेडी बायर है इनका। तो ये हो गया हमारा डेब्ट बाई इक्विटी की, मैंने ऑलरेडी बात कर ली, वो अराउंड 2:1 के आसपास आसपास रखने का जो टारगेट है, उसको ये लोग गेयरिंग गेयरिंग रेशियो कहते हैं। सो ये हम आर्मी वेटरन है जो इनके डिफेंस वाले डिवीजन को लीड करेंगे। सो ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है। तो जैसे कि मैंने बात की ऑलरेडी, केपक्स डिपार्टमेंट जो आने वाले 3 साल में इनकी 1,000 करोड़ के आसपास होगी। MOU का सब बात मैंने कर ली, और बाईबैक एग्रीमेंट की बात कर ली। अब यहाँ पे मैं आपको जो, अब देखिए दोनों चीज देखिए नीचे, स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन जो डोमेस्टिक की है और ग्लोबल सप्लाई है। आप डोमेस्टिक पर ही आइए। अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में, तो लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो है, इसका सबसे बहुत बड़ा यूज था। ये क्या होते हैं, आज के जमाने में ड्रोन वॉरफेयर सबसे ज्यादा मतलब द न्यू एज वॉर है। तो ये क्या होता है ना, इसमें जो बम्स वगैरह होते हैं वो आपके ड्रोन में अटैच होते हैं, उसी को लॉइटरिंग एम्यूनिशंस कहते हैं। वो बेसिकली लॉइटर मतलब क्या होता है, ऊपर के तैरते रहेंगे, मतलब घूमते रहेंगे वहां पे, जो टारगेट दिखेगा और सही मौका होगा तो वहां पे वो ड्रॉप कर देंगे बॉम्ब्स वगैरह को। तो इसी के वजह जनरली इंडिया ने भी अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जितने भी टारगेट्स हिट किए हैं पाकिस्तान में, तो इन्हीं लॉइटर म्यूटेशंस का जो यूज हुआ है, वो सबसे ज्यादा यूज हुआ है। और दूसरा जो हैवी कैलिबर्स है, जो ये जनरली क्या होता है, कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं ना, तो वहां से बॉम्ब्स ड्रॉप किए जाते हैं। तो उसका मार्केट जो है ना अभी, मतलब इंडिया में भी जिस तरह की जो न्यू एज वॉर वगैरह है, तो उसमें इनका बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो ये एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। सो ये आई थिंक वन ऑफ द फाइनल चीज है, तो वही चीज है कि जो इनका पहले इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल डिवीजन था, अभी वो चेंज होकर पूरा पूरा टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, डिफेंस और सोलर, इस तरह का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा। और अब एक और चीज देखिए, टेक्सटाइल का डिवीजन 61% है, वो 10% पे चला जाएगा। तो जो एक लो मार्जिन बिजनेस है वो कितना ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रहा है, और धीरे धीरे तो वो लेगेसी बिजनेस बन जाएगा ना। और आप देखिए जितनी बचे हुए सेगमेंट है ना, वो सब के सब तगड़े हाई मार्जिन बिजनेस है। डिफेंस तो कम से कम 25 से 27% का इनका मार्जिन का बिजनेस होता है। सो ये है, ये अगेन ऑर्डर बुक वाली चीज अगेन रिपीट की है इन्होंने। सो ये तो मार्केट साइज है। सो दिस वाज मोर और लेस अबाउट द होल कंपनी। सो अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं इनके जो रेवेन्यू गाइडेंस है। मैंने ऑलरेडी ऐसे तो बोल दिया है कि भाई इस स्लाइड में भी लिखा है कि 1100 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस हम लोग देख रहे हैं। उस पर अगर आप 7.2% की पैट मार्जिन आप देखोगे अप्रोक्सीमेट, तो अराउंड आपका 80 से 100 करोड़ के आसपास का, भाई
26 का आपका पैट आता है। ठीक है, तो वो भी देखेंगे ना आप, तो काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है, क्योंकि इनकी जो लास्ट ईयर की आपकी पैट थी वो, उस पे से वो ग्रोथ लगभग 50 से 60% के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तो बात हो गई। अब इस पे अगर आप इनका पैट वो देखोगे, 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखोगे, तो इनकी कितनी 800 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर आप पैट ग्रोथ देखोगे तो अराउंड 50-60% है, मतलब 50-60% का इंजन आपको कितने कितने पे मिल रहा है। आप इसके पैट से डिवाइड कीजिए, पैट 80 हो गया, डिनोमिनेटर में 80 आ गया, न्यूमरेटर में अगर आप मैंने 9,000 करोड़ भी ले लेता हूँ, तो 1,000/80 कितना होता है, लगभग 11 से 15 के बीच में ही आएगा। तो एक 50-60% का इंजन आपको मिल रहा है लगभग लगभग 10 से 15 के पीई पे। अब गेम इंटरेस्टिंग बन जाता है जब आप FY 27 को देखोगे। FY 27 में इनका जो रेवेन्यू टारगेट है, क्योंकि धीरे धीरे तो इनका जो डिफेंस और सोलर वाला सेगमेंट है वहां से भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा ना। तो इसलिए FY 27 में ये लोग अराउंड 1400 से लेकर 1500 तक का ये लोग आपका टॉप लाइन देख रहे हैं। अब यहीं पे गेम इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये लोग जो वहां पे पैट दिख रहे हैं ना, वो अराउंड 200 करोड़ के आसपास दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो भी नए नए सेगमेंट्स आएंगे वो तो हाई मार्जिन है। अभी तक हमें मार्जिन एक्सपांशन का उतना गेम दिखा नहीं है FY 26 में, बट वो जो चीज प्ले आउट होगी ना FY 26 में प्ले आउट होगा। तो वहां चलिए उतना उतना आगे तो हमें नहीं सोचना है, बट स्टिल प्रेजेंटली देखोगे तो बहुत अच्छे वैल्यूएशन से मिल रहा है। और तो इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल्स वगैरह अच्छी नहीं है, जो कि अगर लॉजिकल है, बिकॉज इनका सारा पैसा अभी तो वर्किंग कैपिटल और बिजनेस एक्सपांड करने में ही लगा हुआ है। तीसरा चीज, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, इक्विटी रेज होगा। तो ये सारी चीजें हैं। सो दिस वाज मोर और लेस अबाउट द बिजनेस। काफी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स है। सारा का सारा प्रोडक्ट में इनका एक हाई मार्जिन बिजनेस की ओर जा रहा है, अच्छे वैल्यूएशंस पे है। तो इस तरह के बिजनेसेस जो है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इनको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। सो लेट्स कीप ऑन ट्रैकिंग। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।